हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ हम 16 महाजनपद के पास स्टार्ट करते हैं मगध। मगध का उद्धान कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, ये अपलिफ्टमेंट कैसे आया, या एकदम से मगध एम्पायर कैसे आया, तो आज हम ये पढ़ेंगे। और इसमें यह है कि मगध कोई भी एम्पायर या एकदम से कोई एरिया इतना ज़्यादा फ्लरिश या इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो इसके रीजन क्या थे पहले हम ये देखेंगे। और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ऐसा लोड मत लो स्टोरी की तरह, या आप जिस चीज़ से डेली लाइफ में या किसी स्टोरी से या किसी मूवी से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए और इजी होगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके रीजन क्या थे मगध के अपलिफ्टमेंट होने के? एडवांटेज क्या था? उसकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी थी, भौगोलिक दृष्टि से है ना, उसको बहुत एडवांटेज मिली थी। तो इसमें हमने ये देखा जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर राजगीर और पाटलिपुत्र यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, ये बहुत अच्छी बात है इनको। अब ये कहाँ पे है? मिडिल ऑफ गैंगेटिक रिवर प्लेन, गैंगेटिक प्लेन के पास है। अब गंगा की बात हो रही है, गंगा के आसपास का एरिया आ रहा है, मतलब फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा है, या किसी भी रिवर की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। नेक्स्ट बात यही आ गई है कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड से बहुत सारी चीज़ है, यहाँ लैंड की बात नहीं है। लैंड से हमें क्या होती है? एक तो हमारी माँ है धरती, वो वाला कंसेप्ट तो है ही, पर इससे क्या हो रहा है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड की वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो पाता है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, आयरन आ ही चुका है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, इसकी वजह से क्या हो, हम प्रोडक्शन करेंगे। और फर्टाइल है तो हम सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे। सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, हम इंडस्ट्रीज मार्केट स्टैब्लिश करेंगे। मार्केट स्टैब्लिश होगा तो मतलब इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनेंगे। इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनेंगे मतलब हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी और हमारी अर्थव्यवस्था उस एम्पायर की बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फर्टिलिटी ऑफ लैंड अब बहुत ज़रूरी है कि मगध के जो आसपास का एरिया था ना, वो कहाँ पे सिचुएटेड था? मगध रिवर्स के आसपास सिचुएटेड था। सोम और गंगा रिवर इसके आसपास पड़ती थी, तो इसीलिए इसकी फर्टिलिटी लैंड बहुत अच्छी होती है। जो गंगा या किसी भी इसका द्वाब का एरिया ले लो या इसके आसपास का एरिया ले लो, उसकी उर्वरकता शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। या आप कुछ भी करोगे, एक तो नॉर्मल लैंड है, बंजर है, आप उसमें मेहनत करते रहो, आप पैसे करते रहो, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, लोग भी परेशान होंगे। फिर एग्जाम्पल, बहुत सारी जगह आपकी मेट्रो सिटीज़ या बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की अवेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हमें आराम से मिल जाती है। हम क्यों रहते हैं, या जयपुर जैसे देश में, या देश में नहीं सॉरी, जयपुर जैसी सिटी में हम क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें आराम से पानी मिल रहा है, आराम से चीज़ें मिल रही हैं, या बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही है। या हम कोई भी जगह क्यों रह रहे हैं? पानी मिल रहा है, चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट है। दिल्ली मुंबई क्यों रह रहे हैं? कि अब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग हो गए, तो हम वहाँ का रेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो होती रहेगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होती जाएगी, क्योंकि इतना सा एरिया है, उसमें कितनी चीज़ें करोगे, फिर बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बन रही है, तो ये वाली प्रॉब्लम तो है। अब फर्टाइल लैंड है तो लोग वहीं पे जाएंगे, पानी भी पूरा हो रहा है, खाने को भी मस्त मिल रहा है, एम्पायर भी बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट वॉरेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो ये मगध इसलिए अपलिफ्ट होता जा रहा था। अब यहाँ पे है ना, आयरन बहुत अच्छे से मिल रहा था। आयरन की डिस्कवरी की वजह से फर्टिलिटी को और भी वाह वाह हो गई। वाह वाह का मतलब एग्रीकल्चर हम और भी बढ़िया करेंगे, है ना। तो आयरन की वजह से क्या हुआ, आयरन अब कहाँ से लेते थे? छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ से आयरन अवेलेबल हो जाता था। अब आयरन की वजह से, मैं हर क्लास में बोल रही हूँ लास्ट क्लास से, कि आयरन की वजह से एग्रीकल्चर टूल्स बन रहे हैं और वेपन्स बन रहे हैं। टूल्स की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, टूल्स की वजह से हम प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। पहले तो खुद के लिए ही हम खाने के लिए सिर्फ इतना उगाते थे, अब हमारे पास में लैंड बहुत फर्टाइल है, तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उगाएंगे, बहुत सारी उगाएंगे, और हम बेच भी पाएंगे। और अब वो वाला कंसेप्ट भी आ गया, क्योंकि हमें लैंड चाहिए बहुत सारा, अब लैंड भी बहुत सारा है, तो हम बहुत सारा उगाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तो ये वाली बात है। अब वेपन्स आ गए। वेपन्स मतलब अब लड़ने के लिए भी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले सिर्फ गाय पे लड़ाई हो रही थी, है ना। अब इसके बाद में धीरे धीरे लैंड पे हो गई। वेपन क्यों चाहिए? अब बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको वेपन चाहिए, एम्पायर एक्सटेंड करना है। और अब एक एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास भी स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है ना। स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है, स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए अब आपके पास घोड़े, हाथी, ये सब चीज़ें चाहिए होते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड में ये माना जाता था,
जितने सारे हाथी है ना, तो आपकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। तो वहाँ पे एलिफेंट्स अवेलेबल इजीली थे, क्योंकि जो कलिंग फॉरेस्ट था वहाँ पे पड़ता था। इसकी वजह से एलिफेंट्स भी आपको मिल रहे हैं, फर्टाइल भी लैंड है, आपकी रिवर भी सिचुएटेड पास में है, पानी भी कंप्लीट हो रहा है, जोग्राफिकल लोकेशन एकदम बढ़िया है। तो और क्या चाहिए, आयरन मस्त है, एलिफेंट्स है, कलिंग फॉरेस्ट से मिल रहा है। कलिंग क्या है, अशोक के टाइम पे पढ़ेंगे, उड़ीसा वाला एरिया कलिंग है, ठीक है। और धीरे धीरे हम मगध में क्या देंगे, सीरीज देखेंगे कि योग के हमारे राजा बहुत थे, क्वालिफायर किंग्स बहुत सारे रहे मगध के, इसलिए बहुत ज्यादा उत्थान भी हुआ। अब धीरे धीरे हमें ना आयरन पीरियड में देख रहे हैं कि पहले तो वो सिर्फ, फिर मटेरियलिस्टिक चीज फिर से डिमांड करने लग गए, इनको अब चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज। पहले सिर्फ मोक्षा कंसेप्ट आ गया, फिर से अब मटेरियलिस्टिक चीजों की बात हो गई। एक बार आप ये चीज देखिए कि अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ, कुछ कुछ नोट डाउन करिए। अब देखेंगे इसमें 3 डायनेस्टी आएगी। सबसे पहले आएगी हर्यक वंश, ठीक है। ये वाला चीज मैं आपके लिए थोड़ा सा मिटा रही हूं, क्योंकि अब हम देखेंगे इनकी डायनेस्टीज। अब सबसे 3 डायनेस्टी मेन इंपॉर्टेंट थी मगध में। हर्यक वंश आया था, उसके बाद में कौन सा वंश आया था आप बताएंगे, शिशुनाग आया था, उसके बाद में कौन सा आया था, नंद वंश। नंद के बाद में, नंद वंश को मार के ही कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य पे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बने हुए हैं, आपको बहुत सारी चीजें याद भी रही होगी, है ना। तो अब क्या है, हर्यक वंश। वंश लिख दूं हर्यक, जैसे हिंदी इंग्लिश का आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब क्या है, हर्यक वंश आया, ठीक है। हर्यक वंश में क्या है, हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हर्यक वंश, हर्यक वंश में क्या इनका पीरियड है, 544 से 412 बीसी, ये इनका टाइम पीरियड है। इतना टाइम पीरियड तक इन्होंने रूल किया। अब इंपॉर्टेंट किंग्स के बाद देख लेते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट किंग कौन कौन थे या चीजें क्या थी। तो ये सब चीजें हम नॉर्मली देख लेते हैं। हर्यक वंश में सबसे पहले थे बिंबिसार, 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 ठीक है। बिंदुसार और बिंबिसार में फर्क है, अजात शत्रु और उदयन, ठीक है। ये हो गया हर्यक। अब आएगा शिशुनाग, ठीक है। मैं 3 यही लिख लेती हूं, ये नंदा, तीनों हम यही कर लेते हैं, ठीक है। बिंबिसार थे, इसमें अजात शत्रु थे और उदयन थे, इसमें 412 से लेके 344 तक। साथ के साथ अब लिखते जाइए, इसमें शिशुनाग थे, सेम शिशुनाग वंश था, तो शिशुनाग इजी है याद करने के लिए। शिशुनाग आए थे, शिशुनाग के बाद में काला अशोक, अशोक वाले ग्रेट अशोका नहीं, काला अशोक, ठीक है। अब फिर आई नंदवंश आए थे, 344 से 322। डेट्स बहुत परेशान करती है हिस्ट्री में और हमें याद नहीं होती है, तो ये वाली प्रॉब्लम तो अब स्टार्टिंग से है ही। किसने स्टैब्लिश किया था, महापद्मानंद ने। फिर कौन आए थे, धनानंद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किंग्स थे। तो ये 3 डायनेस्टी थी, मगध पे रूल किया और फिर इसको मार के क्या स्टैब्लिश हो गया था, मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर की हेल्प की, हम कौटिल्य की बात सुन रहे हैं हर बार, वही कौटिल्य ने हेल्प की थी और हमारे चाणक्य ने हेल्प की थी, इसलिए मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, 344 से 322 बीसी। वही अब बिंबिसार की बात आते हैं, बिंबिसार रियल फाउंडर थे। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये बिंबिसार है। जब हम मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे ना, मौर्यनिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पे बिंदुसार आएगा। बिंदुसार
और बिंबिसार में कंफ्यूजन नहीं होना। बिंदुसार की मैं स्टोरी थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। जब बिंदुसार पैदा होने वाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हैं, जब पैदा होने वाले थे, उनकी वाइफ जो थी, जब प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे किसी ने उन्हें विष दे दिया था। तो उसकी वजह से क्या होता, जो विष यहाँ डॉट तक आ गया था और उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, ये देखा गया। और चाणक्य ने उन्हें बचाने के लिए सिजेरियन डिलीवरी करवाई थी, जो उनका जहर इस बिंदु तक पहुंच गया था, इसी वजह से इनका नाम बिंदुसार रखा गया। बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज भी हो सकती है, या अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है, तो ये वाली स्टोरी भी इनके नाम पे है। इस स्टोरी से आप याद रख सकते हैं कि बिंदु तक एक जहर चला गया, तो इसलिए इनका नाम बिंदुसार था। तो बिंबिसार और बिंदुसार में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जो बिंबिसार थे ना, वो रियल फाउंडर थे किसके? हर्यक वंश के, ठीक है, हर्यक डायनेस्टी के। हर्यक डायनेस्टी के रियल फाउंडर थे। अब इन्होंने किससे शादी करी थी, ये सब चीजें भी हम देखेंगे। अब हम पहले, आप है ना ये सब चीजें लिख लीजिए, उसके बाद में हम इंडिविजुअली जो जो इंपॉर्टेंट किंग हैं हम उसका देखेंगे, एक एक थोड़ा डायनेस्टीज देखेंगे। तो एक बार आप ये वाली चीज लिख लीजिए, इसको हम फिर से करेंगे, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ेंगे बिंबिसार। बिंबिसार रियल फाउंडर थे मगध के, और इनकी कैपिटल गिरिविराज, इन्होंने गिरिविराज से कहाँ ले गए? राजगढ़ ले गए। अब इन्होंने किस किस से शादी की? इन्होंने ना एक पॉलिसी अपनाई थी, ज़्यादा से ज़्यादा शादी करेंगे तो क्या हुआ, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी, अब या हमारा एरिया हम कैप्चर कर लेंगे अपने अंदर, या हमारा एम्पायर एक्सटेंड होगा। तो ये वाली इनकी पॉलिसी थी। कौशल देवी थी, किसकी सिस्टर थी? प्रसेनजीत की एक सिस्टर थी, जो कौन थे? किंग ऑफ कौशल थे, है ना। मगध वाले हमने महाजनपद पढ़ रहे हैं ना आप, तो वही कौशल। दहेज में इन्हें काशी मिल गया, एक चीज मिल गई दहेज में। वैसे ही जैसे हमें दहेज में बोला था ना, मुंबई दहेज में मिल गया था, शादी की थी तब, हमने मॉडर्न इंडिया में हम देखेंगे कि बॉम्बे भी दहेज में मिला था, है ना। अब फिर इन्होंने दूसरी शादी की, फिर चेलना थी, किसकी सिस्टर थी? चेटक की थी। ये कौन थे? किंग ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी थे। कहाँ के थे? वैशाली के थे, है ना। खेमा से हुई, माद्र देश की थी, पंजाब की। अब ये इनकी देखेंगे, इन्होंने किस किस से मैरिज की। अब इन्होंने ना एक रॉयल डॉक्टर जीवक भेजा था, किसको ठीक करने? जॉन्डिस ठीक करने के लिए, प्रगोत का, जो अवंती के किंग थे, है ना। तो इससे ये बता रहे हैं कि आसपास से ये रिलेशन भी अच्छा रखना चाहते थे, मित्र राज्य भी रखेंगे या अच्छे रिलेशन रखेंगे तो अपने एम्पायर के लिए अच्छा होगा। अब जो किंग ऑफ गांधार थे ना, पुष्कर सेनन, उन्होंने एम्बेसडर भेजा था बिंबिसार के कोर्ट में, मतलब ये बता रहे हैं कि किस किस राज्य से और रिलेशन थे, है ना। बिंबिसार ने है ना अंग को जीत लिया था, अंग महाजनपद, महाजनपद की बात ही हो रही है, ये महाजनपद पीरियड वाला ही नहीं, अंग वो वाला ही अंग है। अब जो बिंबिसार थे ना, बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार को किसने मार दिया था? उसी के बेटे अजातशत्रु ने मार दिया था। किसके कहने पे? देवदत्त। देवदत्त कौन थे? बुद्धा के भाई थे, उनके कहने पे अजातशत्रु ने किसको मार दिया? अपने फादर को मार दिया, अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो ये हमें प्रत्यहंता, बहुत सारी चीजें बोली गई। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? अजातशत्रु। अब देखेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसको मारा था? अपने पिता को मारा था। किसको? बिंबिसार को। अब इसने इन्वेडेड किया कौशल, इसमें कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने अपनी सिस्टर की शादी की थी बिंबिसार से, है ना। अब क्या किया इसने? कर लिया, पर इसने दिमाग क्या लगाया? इसने अपनी किससे शादी कर ली? इसकी डॉटर से शादी कर ली, वजीरा से, और काशी वापस ले लिया, क्योंकि इसे काशी तब बिंबिसार को दहेज में मिला था, है ना। तो ही टुक एडवाइस, किससे एडवाइस ली? बुद्धा से एडवाइस ली। अब बुद्धा का नाम आ रहा है तो हमें ये पता लगना चाहिए कंटेम्प्रेरी बात हो रही है, बुद्धा इसके कंटेम्प्रेरी थे। तो विन वज्जी संघ जीतने की इन्होंने बोला था कि एडवाइस दी थी, इसने अपना मिनिस्टर भेजा था वसकर, और क्या बोला कि, और इसने क्या बोला? अजातशत्रु ने वहां की पीस डिस्ट्रॉय कर दो और वज्जी जीत लो। अब इसने जब इन्वेजन किया तो इसने वज्जी को जीत लिया था। अब इसने ना वज्जी जीतने में या इस इन्वेजन में क्या क्या एक है ना वेपन नए यूज किए थे, रथमूसल और महाशिला कंटक। ऐसे हमें वाइब दे रहा है ना वो वाला, बाहुबली वाला, है ना, माहिष्मती साम्राज्य टाइप। तो रथमूसल और महाशिला कंटक। टाइटल अजातशत्रु को ने दिया था ये वाला। अजातशत्रु को किसने मारा? अगर तुम अपने बाप को मार रहे हो तो उसको भी उसके बेटे ने मार दिया, है ना।
इसके बेटे ने मार दिया उदयन ने। इसने फर्स्ट बुद्धा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी। अब इसमें क्या है, इससे पता है क्या लग रहा है, बुद्धिज्म में बिलीव करता था। नेक्स्ट आता है उदयन। उदयन ने स्टैब्लिश कहाँ करी अपनी कैपिटल, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पे है, पाटलिपुत्र है बैंक ऑफ गंगा और सोन पे, है ना। और इसे क्या था, ये जैन रिलीजन को मानता था, ये चीजें भी मानी गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, और शिशुनाग ही हमारे पहले राजा थे शिशुनाग वंश के, है ना। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हम देख रहे हैं कि किसने कौन सा क्या काम किया था, जो आपको मतलब RAS या आप UPSC दे रहे हैं या SSC के दे रहे हैं, मोटी मोटी चीजें देख लेंगे। फॉर द डिटेल हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर या नेटवर्क के पेपर में आता है, बहुत ही ज्यादा जब हम डिटेल पढ़ेंगे, पर इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट्स इसमें सब देख लिए हैं, है ना। तो अब क्या देखेंगे हम, शिशुनाग वंश। शिशुनाग, है ना। शिशुनाग वंश पहला ही शिशुनाग था, तो इसमें शिशुनाग भी देखा, या शिशुनाग डायनेस्टी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसने क्या किया था, इसने कौशल और अवंती जीत लिया। डायरेक्ट हम ये देख लेते क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कौशल और अवंती, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम चीजें देखते जा रहे हैं। और वैशाली को कैपिटल बनाया था। अब इसके बाद में कौन राजा आता है, धीरे धीरे अपने ना बैक ऑफ द माइंड में याद रखो, कालाशोका। ठीक है, कौन आए, कालाशोका, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इस टाइम पे, सेकेंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कैपिटल क्या थी, वैशाली, ऐसे याद कर लो, है ना, वैशाली में हुई थी। ठीक है, जब बुद्धिज्म हम ढंग से पढ़ेंगे तब हम ये चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्फ्रेंसेस ज्यादातर ये पेपर में हमें देखने को मिलता है। सेकेंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके टाइम पे। अब इसने है ना क्या किया था, इसने कैपिटल पाटलिपुत्र फ्रॉम वैशाली, पाटलिपुत्र टू वैशाली, ठीक है। ही बॉट द कैपिटल अगेन टू पाटलिपुत्र फ्रॉम वैशाली। अब हम क्या देखेंगे, महापद्मानंद। मतलब नंदा डायनेस्टी देख रहे हैं हम, नंदा डायनेस्टी देख रहे हैं हम, इसका मतलब पहला कौन था, महापद्मानंद ही था, है ना। महापद्मानंद ही था पहला, और नंदा डायनेस्टी इसने स्टैब्लिश की थी। और इसको है ना कई जगह ये बोला गया नंदा डायनेस्टी को शायद ये शूद्र क्लास से बिलोंग करता था, ठीक है, ये भी बोला गया है। महापद्मानंद फिर से आप लिखते जाइए साथ के साथ। और इसे भी बोला गया है कि ये जैन रिलीजन का है ना, मतलब जैन रिलीजन मानता था। ये हमारी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना किसके टाइम पीरियड में हुई थी, राजा कौन था, और जब इसके अध्यक्ष की बात होगी, जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, ठीक है। शूद्र क्लास से हमें है ना मानते हैं हम इसका कि ये शूद्र क्लास से था, और रिलीजन इसका क्या था, जैन रिलीजन में बिलीव करता था। अब इसने ना टाइटल क्या क्या अडॉप्ट किए, सर्व शत्रांतक, एक सेकेंड, हिंदी वाला सीन है यहाँ पे, है ना। अब क्या टाइटल अडॉप्ट किए, सर्व शत्रांतक, ठीक है। ये इनके टाइटल, 3 टाइटल मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको। सर्व शत्रांतक, दूसरा भृगवी, एक बार आप देख लीजिए, दूसरा भार्गव, ठीक है, और एकराट। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल अडॉप्ट किए थे, जो ये राजा या सम्राट ये होते थे, कुछ टाइटल या उपाधियां, टाइटल मतलब उपाधियां होती है,
उपाधियां अडॉप्ट करते थे, है ना। इसके बाद में कौन आएंगे, धनानंद। तो ये कुछ इनके टाइटल्स थे, या इसके बारे में और हम देख लेते हैं कि ये कलिंगा गए, इन्वेड कहाँ किया, कलिंगा में, ठीक है। कलिंग वही उड़ीसा के अंदर है, और एक कैनाल कंस्ट्रक्ट की, ठीक है। कलिंगा में इन्होंने कैनाल बनाई, और इन्होंने क्या किया, इससे क्या पता है हमें, क्या पता लगता है, ब्रॉड द आइडल ऑफ जीनसेन, ठीक है। जीनसेन विक्ट्री ट्रॉफी की तरह इसने बनाया था, एज अ विक्ट्री ट्रॉफी, ठीक है। कलिंगा कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। जहां जहां पे हो रहा है, हम जब किसी का नाम आता है ना, तो आपको ऐसे बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि ये मैप में कहाँ है, या ये किस जगह पड़ता है, कौन सा स्टेट है प्रेजेंट में, पहले क्या बोलते थे, ओल्ड नेम क्या थे। तो ये चीजें आप लर्न रखा करो, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन अब कहाँ से मिलती है, हर चीज की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तभी तो हमें पता लग रहा है कि चीजें कहाँ से हो रही है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेख का मतलब इंस्क्रिप्शन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का लोड नहीं है, मैं हमेशा बोल रही हूँ इंस्क्रिप्शन अभिलेख हो गए, है ना। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से है। अब पनिनी ने क्या बोला, पनिनी ना एक राइटर थे, पनिनी एक राइटर थे, इसके कंटेम्पररी थे। पनिनी ने लिखी थी अष्टाध्याय, ठीक है। इसके कंटेम्पररी थे, आप मेरे बोलने के साथ साथ लिखते जाइए कि पनिनी की बुक का नाम थी अष्टाध्याय, पनिनी ने अष्टाध्याय की थी। कंटेम्पररी किसके थे, ये महापद्मानंद के कंटेम्पररी थे, है ना। ये वाली बात आप लिख लीजिए कि इसमें होता है कि अब कंटेम्पररी इसके कौन था, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके कंटेम्पररी कौन थे, पनिनी। अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गए हमारे महापद्मानंद, है ना। महापद्मानंद के बाद में हम देखेंगे धनानंद, महापद्मानंद के बाद में हम ये देखेंगे कि धनानंद का क्या था। तो ये नन डायनेस्टी का सीन था, शिशुनाग वंश हमने देख ही लिया है, हर्यक वंश हमने देख ही लिया है। अब क्या है, धनानंद, ठीक है। इसके बाद में ये वाली डायनेस्टीज खत्म हो जाती है और मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश होता है, ठीक है। धनानंद बने थे इसके बाद में, और इसी टाइम पे है ना एक ग्रीक किंग थे। आप मुझे बताओगे ग्रीक किंग कौन था, बहुत ही फेमस है, जिसे हिंदी इंग्लिश नाम भी अलेक्जेंडर सिकंदर, है ना। अलेक्जेंडर का इन्वेडेड हुआ था, ठीक है। इस टाइम पे अलेक्जेंडर आए थे, धनानंद का जब रूल चल रहा था उस टाइम पे, है ना। इस टाइम पे अलेक्जेंडर आए थे, ठीक है। अब चाणक्य ना, चाणक्य का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, धनानंद। धनानंद ने ना चाणक्य की बहुत इंसल्ट की थी, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत फेमस स्टोरी है। धनानंद ने ना अपने कोर्ट में इनकी बहुत इंसल्ट की, और कौटिल्य ने अपनी शिखा खोल के ये प्रतिज्ञा ली थी, जब तक इसका विनाश नहीं कर देगा तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। और इसी बात पे क्या हुआ था, मगध एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। मगध एम्पायर या मौर्य एम्पायर, मगध तो था ही, मगध एक जगह थी, पर मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, और इसने नंद वंश का विनाश कर दिया था, ठीक है। इस टाइम पे इन्वेड हुआ था धनानंद के टाइम पे। अब आती है कौटिल्य की, कौटिल्य की बुक का नाम क्या है, हर बार मैं बताती हूँ कि आपको याद होते जाए। कौटिल्य की है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त किसके साथ, along with चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बनाया था, स्टैब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर,
या मौर्यन डायनेस्टी, है ना। तो अब क्या हुआ, इसी के टाइम पे अलेक्जेंडर आए, मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। अभी इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से इंफॉर्मेशन मिलती है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है। ये बुक है आपकी बुक्स, कौटिल्य अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे किसका इन्वेजन हुआ था, अलेक्जेंडर आ गए थे, ये ग्रीक किंग थे। मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, किसके साथ किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और क्या है, इनके टाइटल्स इंपॉर्टेंट है। और क्या है, पनीनी की अष्टाध्यायी इसके कंटेम्प्रेरी थे। ये कुछ चीजें थी। अब इसके साथ में क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें अब हो गई है। अब ये थी हमारी आज की क्लास। मगध का अपलिफ्टमेंट देखा हमने। इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, फिर हम मगध पे आएंगे। तो आई होप मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। और प्लीज़ लाइक भी करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। थैंक यू।